कोई भी अपने पद के लालच में अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी जुमला अगर फेंक देता है, जैसे आप देखते आ रहे 2014 से 2019 तक का पूरा जुमला चला और अभी उस जुमले का नाम अभी गारंटी दे दिया गया है। मोदी जी की गारंटी बोला जाता है। अब मोदी जी की गारंटी पे अगर हम सवाल करते हैं, दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक कुथेकर। आज की और कल की कुछ ताजा खबरें हम आपको बताने के लिए फिर प्रस्तुत हुए हैं। अभी यूट्यूब पे खूब ट्रेंड चल रहा है कि हर चैनल वाले दिखा रहे कि अभी बिहार में जो लालू प्रसाद यादव का भाषण होता है और उसमें लालू प्रसाद यादव मोदी जी को डायरेक्ट टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि इनका तो परिवार ही नहीं है, इनके तो बच्चे भी पैदा नहीं हुए हैं। तो लालू यादव का भाषण सुनकर मोदी जी इस बात को अपने सिर पे उठा लेते हैं और मोदी जी एक नया ट्रेंड चालू करते हैं। वो ट्रेंड ऐसा है कि मोदी का परिवार। तो अभी जितने भी मोदी के जो समर्थक है, बीजेपी के समर्थक है और जो उनके मंत्री लोग हैं, उनने भी ट्विटर पर लिखना चालू कर दिया कि मैं भी हूँ मोदी का परिवार। तो ये बात जो है ये खूब वायरल हो रही है और सभी लोग, जैसे आप पहले से ही देखते आ रहे हैं कि 2014 में चल रहा था चाय वाला, जब 2019 का चुनाव आता है तब वहां पर एक नया ट्रेंड शुरू होता है, मैं भी चौकीदार। सभी लोग अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लिखना चालू कर देते हैं, मैं भी हूँ चौकीदार। चौकीदार के बाद में अभी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आता है, इसमें एक नया ट्रेंड चालू होता है कि मोदी का परिवार। अभी कल की घटना है दोस्तों, दिल्ली में मोदी जी की जो केंद्र सरकार की पुलिस है, उन्होंने मोदी के परिवार के 2 लोगों को लातों से मारा है। ये खूब वायरल चल रहा है कि जो नमाज पढ़ रहे थे, अब नमाजी लोग क्या होता है कि अंदर मस्जिद में भीड़ हो जाती है तो बाहर ही वो लोग नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं। तो दिल्ली की पुलिस जाकर के उनको पीछे से कस के लात मारती है। तो क्या ये भी मोदी का परिवार नहीं है? 2 लोगों को मारते हुए दिखाया गया, ये मोदी के परिवार को कैसे मार सकते हैं? फिर किसान लोग आते, किसान लोग मोदी जी का परिवार नहीं है क्या? जब वो किसान लोग आंदोलन धरने पर बैठते हैं तब जाकर के पुलिस उनको डंडे ही डंडे मारती है। तो ये भी एक मोदी जी का परिवार है। पहलवान लोग है, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये जब अपने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन करते हैं, अपने मेडल लौटा देते हैं, तो वहां भी पुलिस जाकर के इनको उठाकर ले जाती है, इन पे डंडे बरसाती है। तो ये क्या मोदी का परिवार नहीं है? क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को मोदी का परिवार माना है और मोदी के परिवार की ये हालत हो रही है कि उनके ऊपर जमकर पुलिस डंडे बरसा रही है। अब बात करेंगे हम अग्निवीर। अग्निवीर के जितने भी युवा लोग थे उन्होंने भी एक आंदोलन किया था दिल्ली में। तो वहां भी अग्निवीर के लिए जो युवा बेरोजगार लोग और जो सिलेक्टेड थे उन पर भी जमकर डंडे बरसाया गया। तो ये क्या, ये भी मोदी का परिवार है? तो मोदी के परिवार पर क्या पुलिस जमकर डंडे बरसाएगी? जैसे किसानों पे आंसू छोड़ेगी, रबर की गोलियां मारेगी और फिर ओरिजिनल गोलियां मार देती है। जब इसके पहले जो आंदोलन हुआ था वहां 100 के ऊपर किसानों की मौत हो जाती है। तो ये क्या मोदी के परिवार की ये हालत हो रही 2024 में? तो हर कोई जो समर्थक है वो लिखेगा कि मोदी का परिवार, मैं भी हूँ मोदी का परिवार। तो ये परिवारों के साथ जो घटनाएं हो रही है, आज बेरोजगार लोग रोड पे घूम रहे हैं, तो मोदी का परिवार ऐसे कैसे रोड पे घूम रहा है? जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या महिलाएं भी मोदी का परिवार नहीं है? जो कि मोदी जी खुलेआम बोल रहे हैं कि पूरी भारत की जनता मेरा परिवार है। तो ये परिवार पर अब सवाल उठाया जा रहा है और विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि मोदी के समर्थक, मोदी के जो परिवार वालों पे जो ये अन्याय हो रहा है, जब कोई भी अगर भाजपा सरकार के खिलाफ बोल देता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है, जो कि वो भी 140 करोड़ जनता के बीच का एक व्यक्ति होता है। अगर भाजपा पे सवाल करने वाला खालिस्तानी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, तो क्या मोदी जी का ये भी परिवार है? अभी लोकसभा का चुनाव के लिए टिकट वितरण के कार्य जोरों पे चालू है। हो सकता है आज 150 लोगों के नाम बीजेपी की लिस्ट जारी करने वाली है। इधर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ उद्धव ठाकरे जी, जो पूर्व सीएम महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने अपने भाषण में, कल या परसों नागपुर में थे, नागपुर के भाषण में उन्होंने डायरेक्ट नितिन गडकरी जी को आमंत्रित कर दिया है और उन्हें भाषण में ये भी बोला है कि महाराष्ट्र कभी दिल्ली वालों के सामने झुका नहीं है। तो नितिन गडकरी जी को भी उन्होंने बोला है कि आप भी अपने महाराष्ट्र का पावर दिखा दीजिए, क्योंकि खबर खूब चल रही कि नितिन गडकरी जी को भाव नहीं दिया जा रहा है और उनको एक दरकिनार किया जा रहा है।
जैसे किसी भी हाईवे का उद्घाटन होता है तो वहां नितिन गडकरी जी का नाम नहीं होता और वहां मोदी जी जाकर के खुद उद्घाटन करते हैं। जैसा ट्रेन की भी झंडी, हरी झंडी दिखाना है ट्रेन के लिए भी, तो वहां रेल मंत्री नहीं होता है, मोदी जी जाते हैं। तो क्या राम मंदिर में भी जो शंकराचार्य लोगों ने विरोध किया और शंकराचार्यों का बीजेपी समर्थकों ने खुलकर विरोध किया, तो जब मोदी जी कहीं भी खुद जाते हैं तो वहां शंकराचार्य जी का आना क्या मोदी जी को हजम हो सकता था? इधर कांग्रेस की बात करें तो एक विपक्ष, सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस होता है और कांग्रेस के लिए विपक्ष भारतीय जनता पार्टी होती है। उन्होंने ऐसे सीटें निश्चित की, देखकर या सोचकर भी थोड़ा सा अमित शाह और मोदी जी को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि वायनाड से तो राहुल गांधी लड़ेंगे, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि केरल में ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस को ही मिलती है, जो कि भाजपा उतनी सीटें नहीं ले सकता है। इधर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो वहां पर जांजगीर चांपा, कोरबा, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव की कांग्रेस ने अपनी सांसद की डिक्लेयर कर दिया है। तो जिसमें जो भूतपूर्व कांग्रेस के 2023 तक जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनको राजनांदगांव से उतारा है, जो कि राजनांदगांव में अब बीजेपी को अपनी सीट बचाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह सोच समझ के कांग्रेस वाले दिग्गज लोगों को उतार रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो हम केवल शिवराज जी चौहान को विदिशा से चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो कि अभी 2023 लास्ट में जो विधायक का चुनाव जीते हैं। यहाँ के करीबी बालाघाट जिले में अभी भी बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने अभी अपनी सीट जारी नहीं किया है, तो आज हो सकता है कि भाजपा अपनी सीट जारी करे और कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की हम बात करें तो 10 साल से जो जितने भी उनके आप भाषण देखेंगे तो हर भाषण में कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनका भाषण कभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम बार बार सुन रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने उनका नाम जाहिर नहीं किया कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। केवल फिजूल का राहुल गांधी का नाम सामने बार बार ला करके उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट दिखाना चाहते हैं, जो कि राहुल गांधी ने कभी स्वयं की इच्छा जाहिर नहीं की कि वो स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और न ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने भी कभी इनका नाम घोषित नहीं किया है। जब घोषित ही नहीं है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने की घोषणा ही नहीं हुई, तो बार बार भाषणों में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के टक्कर में रखना क्या है, जायज है। और जितने भी जो समर्थक लोग हैं वो भी राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेगा, जब वो प्रधानमंत्री बनने की बात ही नहीं है तो उनका बार बार नाम लेकर प्रधानमंत्री के लिए नहीं, मोदी जी अपने लेवल में उनको गिन रहे हैं, ऐसा जनता का कहना है। विपक्ष वाले भी ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को अपने कैटेगरी में लेकर मोदी जी जो भाषण देते हैं, जो कांग्रेस के 70 साल की जो बार बार वो कहानी दोहराते हैं, तो ये पूरे भाषण में आप तो सुन चुके हैं। अब 1975 की बात करें तो 1975 में इमरजेंसी जो लागू हुई थी, जो माननीय राष्ट्रपति जी ने लागू किया था, ये सभी को आप सभी को इस बात की जानकारी है। तो अभी इंडेक्स से डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई है कि हमारे भारत की स्थिति 1975 के जैसे हो चुकी है, क्योंकि अभी 2024 में 31 मार्च तक केंद्र सरकार पर जो कर्जा है 168 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा। यानी हम 2014 की बात करें जब मनमोहन सरकार थी तो 2014 में 56 लगभग कर्जा था, तो आज अगर हम गिना जाए तो 3 गुना से भी ज्यादा भारत के ऊपर कर्जा हो जाता है। आपको ये सोचने की बात है कि यदि ये कर्जा ना उतार सके तो भारत की स्थिति क्या होगी, क्योंकि विकास के नाम पर जो बताया जा रहा है कि जो कि विकास की बात हम करें तो अभी भारत में जो विकास हो रहा है और जो मानवीय विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए 2024 में भारत कितने स्थान पर आएगा, आप भी गूगल सर्च करके सब रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जो इंडेक्स की रिपोर्ट है तो आप सभी ने पढ़ना चाहिए कि क्या भारत विकसित हो रहा है, क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है, क्या भारत के लिए कितनी मेहनत करना होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत में सुई तक नहीं थी, जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता आती है तो भारत में कुछ भी नहीं था। आने के बाद इन्होंने हर चीज जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, बसें, हवाई अड्डा, कंप्यूटर, मोबाइल से लेकर के सब प्रक्रिया उन्हें धीरे धीरे भारत को संभालते हुए आए और 2014 तक मात्र 56 लाख हजार करोड़ का कर्जा था। और आज के तारीख में आप कर्जा देख सकते हैं, राज्य सरकार पर भी कर्जा है। और एक दिल्ली राज्य है अरविंद केजरीवाल की, कि जिसमें प्रॉफिट में चल रही, दिल्ली राज्य प्रॉफिट में चल रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतारने के लिए लिस्ट बनाना जारी कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से
चुनाव लड़ेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के खिलाफ में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। अभी देखते हैं कि आगे एक दो दिन में कौन कहां से लड़ेगा और कितनी सीटें कांग्रेस की लड़ेगी, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी की लड़ेगी और कितनी सीटें अन्य दलों की लड़ेगी। क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हर जगह से केवल दो ही कैंडिडेट खड़े होंगे, या तो कोई ऐसे निर्दलीय लोग तो खड़े होना ही होना है। लेकिन मुख्य पार्टियों की बात करें तो जो एनडीए और इंडिया, जो ये दो गठबंधन है, इस बार आमने सामने दोनों की आमने सामने की टक्कर होगी। अब इसमें कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन जीतेगा। अगर इनका वोट बैंक देखा जाए, वोट परसेंटेज देखा जाए, तो इंडिया जो गठबंधन बना है उनका वोट परसेंटेज अधिक होता है। उधर से तो अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल के रखा है और उनके ऊपर बार बार ईडी की धमकियां, ईडी की नोटिस आ रही, और इस बार तो लास्ट वार्निंग दे दिया गया है। तो क्या केजरीवाल को जेल हो सकती है? हेमंत सोरेन के बाद में केजरीवाल का नंबर है, और फिर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, इनके पीछे भी ईडी लग चुकी है। इधर शरद पवार के जो भतीजे हैं, उनको भी ईडी का सम्मन आ चुका था और ईडी अभी जांच कर रही है, और उनकी जो फैक्ट्री से प्रदूषण हो रहा है करके उनकी फैक्ट्री को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो फिर जनता और विपक्ष के मन में यही शक हो रहा है कि क्यों बार बार ईडी विपक्ष के ही घर जा रही है। एक भी कोई भाजपा वाला या भाजपा के जो नेता लोग हैं या जो दिग्गज नेता है जिनके करोड़ों के घोटाले उजागर हुए थे, उनके घर ईडी क्यों नहीं जा रही? महाराष्ट्र से बात किया जाए तो छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, ये इनके ऊपर बहुत बड़े भ्रष्टाचार का आरोप देवेंद्र फडणवीस अपने भाषण में बताते थे। अजित पवार को चक्की पीसिंग बोलकर उनको बार बार भाषण में टारगेट किया जाता था। लेकिन अजित पवार जिस दिन बीजेपी में चले जाते हैं तो उनकी पूरी फाइल बंद हो जाती है और उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। वैसे ही छगन भुजबल पर बहुत बड़ा आरोप लगाते थे, और छगन भुजबल का जब केस फाइनल होने आता है तब ईडी बोल देती कि इनकी केस की फाइल गुम हो गई है। तो इस प्रकार से ये जो राजनीति जो चल रही भारत में, तो इस बार का 2024 का जो चुनाव है, इसलिए हमने बोला है कि एकदम दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग जेल में जाएंगे और कितने लोग चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे। अभी जनता ये भी कह रही कि जितने भी आरोपी थे, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, पूरे बीजेपी में जा चुके हैं। एक संगठन तैयार हो गया है कि भाजपा में जितने भी आरोपी थे अपनी सजा बचाने के लिए, अपनी जेल जाने से बचने के लिए भाजपा में चले गए। और जिन्होंने सिर नहीं झुकाए, जिन्होंने समर्थन नहीं दिया, जो डरे नहीं, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जैसे डिप्टी सीएम, दिल्ली के मनीष सिसोदिया, ये सब जेल में इसलिए कि इन्होंने बीजेपी में जाना स्वीकार नहीं किया है। अभी तक नागपुर की सीट फाइनल नहीं हुई और सबकी नजरें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से भी सबकी नजर नितिन गडकरी के ऊपर टिकी हुई है। नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री है। इसके पहले भी उनके बाला साहेब ठाकरे जी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भाजपा और शिवसेना दोनों मिलकर ही सरकार बनाते थे, क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं हिंदुत्व के बात करते थे। लेकिन जब से शिवसेना ने इधर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना लेते, उस दिन से शिवसेना को हिंदू पार्टी नहीं है बोला जाता है। हम जब मार्केट में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो वहां कुछ समर्थक ऐसे होते हैं कि वो बोला जाता है कि उनको हम पूछते हैं कि इतने भ्रष्टाचारी भाजपा में क्यों, तो उनका जवाब आता है कि मोदी जी उनको सुधरने का मौका दे रहे हैं। यानी सुधरने का, जब मोदी जी ने 2014 में बोला था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे भारत को, तो क्या है, कांग्रेस को मुक्त कर रहे, कांग्रेस मुक्त, यानी कांग्रेस में जितने भ्रष्टाचारी थे उनको भाजपा में ले जाकर कांग्रेस को भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी बना रहे, ये ऐसा जनता का कहना है। क्योंकि हमारे वीडियो पर जो कमेंट आते हैं वहां भी कमेंट इतने मजेदार होते हैं कि यदि किसी ने सवाल किया, किसी का हम शॉर्ट वीडियो अपलोड करते तो वहां अगर मोदी से सवाल, भाजपा पर सवाल, विकास पर सवाल, बेरोजगारी पर सवाल करते हुए अगर वीडियो डाले हमने, तो उस वीडियो में बोलने वाले व्यक्तियों को कमेंट आता है कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाओ, इस टाइप के कमेंट करते हैं। तो जितने भी युवा लोग हैं, जितने बेरोजगार लोग हैं और जितने शिक्षित लोग हैं, उनने भी सोचना चाहिए कि भारत किस दिशा में जा रहा है। कि यदि हम जो कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट करते समय भी सोचना चाहिए कि ये जो कमेंट मेरा जायज है क्या। अगर जो भी गलत हो रहा है उस बोलने वाले पर कमेंट आता है कि एकदम ये व्यक्ति मोदी जी के खिलाफ है, ये हिंदू नहीं है। अगर हिंदू नहीं है तो वो हिंदुस्तान में कैसे है? अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, तो अभी हिंदू राष्ट्र पहले से भारत को हिंदुस्तान बोला जाता है। अभी भी चुनाव, अभी भी मतदान जनता ने करना चाहिए कि हिंदू
और मुस्लिम के नाम पर ना धर्म के नाम पर मतदान करना चाहिए। विकास के मुद्दे पर मतदान करना चाहिए ताकि भारत आगे बढ़ सके। कोई भी अपने पद के लालच में अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी जुमला अगर फेंक देता है, जैसे आप देखते आ रहे 2014 से 2019 तक का पूरा जुमला चला और अभी उस जुमले का नाम अभी गारंटी दे दिया गया है। मोदी जी की गारंटी बोला जाता है। अब मोदी जी की गारंटी पे अगर हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में धान का जो समर्थन मूल्य 3100 रुपए की किसान बात करता है। महिलाओं से हम बात करेंगे तो वो 500-400 रुपए में सिलेंडर देंगे बोले थे, उस पर महिलाएं बात करती है। एक लाडली बहना ला करके मध्य प्रदेश के जितनी महिलाएं इनको तो खुश कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि ये सरकार कर्ज लेकर मध्य प्रदेश में कब तक लाडली बहनाओं को 1000 रुपए है 3000 रुपए तक के बढ़ाने वाले थे, तो ये कब तक दे सकते हैं? क्या हर बार कर्जा ले लेकर ये लाडली बहना की योजना चलाई जाएगी? आज भारत में जैसे शौचालय की बात करें तो भरपूर प्रमाण में शौचालय नहीं बांटे गए, लेकिन प्रचार भयानक हो रहा है। 10 लाख करोड़ तो 10,000 करोड़ इतने शौचालय बांट दिए गए, जो कि 2022 में बोला गया था कि हर परिवार का घर बनेगा। लेकिन भारत में स्थिति यह है कि अभी बहुत से घर बाकी है। 2024 आ चुका है, लेकिन आवास योजना में 100% हम बोल नहीं सकते कि सभी लोगों को, सभी परिवार को आवास योजना मिल गई है। फिर मध्य प्रदेश में तुरंत लाडली बहना आवास योजना आ जाती है। तो पहले की आवास योजना कंप्लीट नहीं है और अब लाडली बहना आवास योजना आ गई, तो जिसमें लाडली बहनाएं हैं तो उसका अगर कैलकुलेशन करें तो बहुत गिने चुने लाडली बहना बच जाती है कि जिनका घर नहीं बना है, जिनके पति के नाम से योजना पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना चालू है और उसके बाद लाडली बहना। तो ये जो जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो बहुत से ऐसे वादे किए जाएंगे, बहुत से वादे जुमले हो जाएंगे, बहुत से वादे मोदी जी की गारंटी में चले जाएंगे। तो आगे हम देखेंगे कि अभी कल हमको पूरा खबर मिल जाएगी कि किस क्षेत्र से, किस राज्य से, किस जिले से कौन लोकसभा की सीट पर लड़ रहा है, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दल का। ये हम आपको अपने न्यूज में बताएंगे। ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से मैं दीपक कुथेकर, नमस्कार दोस्तों।